So let us start the third part. We will deal here with land resources. Land resource यानी भूमि, और भूमि एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है, संसाधन होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन लैंड का ही होता है, और लैंड भी एक नेचुरल रिसोर्स है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज हमने पिछले में चैप्टर के कुछ जो भी हमने पार्ट पढ़े हैं उसमें हमने देखा है कि वाइल्ड लाइफ इट इज़ ऑल्सो रिसोर्स, ह्यूमन लाइफ इट इज़ ऑल्सो रिसोर्स, वेजिटेशन इज़ ऑल्सो रिसोर्स। तो ये रिसोर्स सब होते कहाँ हैं? आसमान में या हवा में तो होते नहीं हैं, ये लैंड में होते हैं, यानी भूमि में। सो इट्स सब जो भी ये लैंड है, भूमि का कोई भी आकृति हो, हमने तो बचपन से ही कई सारे लैंड फॉर्म्स पढ़े हैं, जैसे कि प्लेट्यूज, प्लेन्स, माउंटेन, डेजर्ट। सो ये सभी रिसोर्सेज होते हैं। इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो लैंड में ही परफॉर्म की जाती है। और लैंड इज़ एन एसेट ऑफ फाइनाइट मतलब आप जानते हैं हमारे पास कितना लैंड है? टोटल 3.287 मिलियन किलोमीटर इंडिया के पास लैंड है, जिसमें भूमि जो मैदानी भूमि है वो है 43%, और जो पठारी है वो है 27%, और जो माउंटेन एरिया है वो है 30%, कुल मिला के 100%। यानी अगर हम लोग 43 डिवाइड करेंगे विद दिस किलोमीटर तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना एरिया लैंड प्लेन का आता है, यानी मैदानी भाग का आता है, कितना माउंटेन का आता है, और कितना प्लेटो, यानी प्लेटो कम है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर मैदानी भाग है, उसके बाद आता है माउंटेन। इसके अलावा एक और हम लोग भूल रहे हैं, वो है डेजर्ट। डेजर्ट भी एक लैंड रिसोर्स है। अंडरस्टूड? यहाँ पर इन जो फाइनाइट के बारे में बात की गई है, लैंड इज़ फाइनाइट बिकॉज देखिए लैंड हमारे पास बहुत है, लेकिन हमारे पास यानी हमारे पूरे पृथ्वी के पास बहुत बड़ा लैंड एरिया है, लेकिन हम इसको लिमिटेड ही यूज़ कर पाते हैं। हम लोग के पास जितना लैंड हमें दिया जाता है, यानी मैं सिंपल भाषा में कह सकती हूँ कि आपके पास जितना खेत है आप उतने में ही खेती कर पाएंगे, घर बना पाएंगे। जो भी आपके पास लैंड है वो आपका फाइनाइट लैंड है, आपके पास बहुत अबंडेंट नहीं है, ठीक है। सो हमें इसको केयरफुली प्लानिंग करना चाहिए। अभी हमने पढ़ा इंडिया के बारे में कि इट इज़ अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया जो प्लेन है, माउंटेन यहाँ पर 30% है, और प्लेटो तो आप जानते हैं। माउंटेन में क्या होता है, हम लोग माउंटेन में देखते हैं कुछ इस तरह का, ये दिस इज माउंटेन, जहाँ पर आपको पिक मिलता है और स्लोप्स मिलते हैं। बट प्लेटोज क्या होते हैं? प्लेटोज आर नॉट लाइक दैट, दे आर अनइवन टेबल टॉप लैंड। थोड़ा सा ऊंचा होता है प्लेन से, बट ये अनइवन होता है इसका टॉप, इस तरह का पीक इसमें नहीं होता है। अंडरस्टूड? और कहा जाता है और माना भी गया है कि सबसे ज़्यादा मिनरल रिजर्व कहाँ होता है? प्लेटो एरिया में। अंडरस्टूड? आपके बुक में बताया गया है कि लैंड को हम लोग फॉलोइंग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला, फॉरेस्ट यानी जंगल एरिया, और कुछ होते हैं बैरन लैंड जहाँ पर कल्टीवेशन वगैरह नहीं होती है। वेस्ट लैंड होता है, दे आर नॉट एग्रीकल्चरल, इसको यूज़ करते हैं हम लोग बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज बनाने के लिए। अदर कल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, परमानेंट पैस्चर। फैलो लैंड यानी जहाँ पर हम लोग एनिमल्स को छोड़ देते हैं ग्रेज करने के लिए, ये भी अनकल्टिवेटेड लैंड है। इसके अलावा फैलो लैंड क्या होता है? जहाँ पर कल्टिवेशन, फैलो लैंड, करंट फैलो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, जब 1 साल के लिए किसी लैंड को हम लोग छोड़ देते हैं अनटच, दैट इज कॉल्ड, उसके बाद हम लोग उसमें खेती करते हैं, दैट इज कॉल्ड फैलो लैंड। अदर देन करंट फैलो लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 और 5 ईयर्स, 5 साल के लिए भी अगर किसी लैंड को, लेकिन उस लैंड को हमने पहले कभी यूज़ किया था या आगे चल के उसको यूज़ करेंगे, दे आर कॉल्ड फैलो लैंड। नेट सोन लैंड, आप जानते हैं जो लैंड में क्रॉपिंग होती है, दे आर कॉल्ड नेट सोन एरिया। क्रॉपिंग यानी एग्रीकल्चर होता है।
लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। सी स्टूडेंट्स, लैंड को हम लोग किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं? हर लैंड को हर काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि प्लेन एरिया में, मैदानी भागों में जितना भी लैंड है वो इट इज़ वेरी दीज इन दोज लैंड सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल एंड इट इज़ गुड फॉर क्रॉपिंग। सो वहाँ पर हम लोग क्रॉपिंग छोड़ के फैक्ट्रीज नहीं बनाते हैं। हम लोग जैसे फॉरेस्ट एरिया को कभी कभार डिफॉरेस्ट करके वहाँ पर दूसरा काम किया जा सकता है, या ऐसे बैरन लैंड हो सकते हैं, खाली लैंड, जहाँ पर कि हम लोग फैक्ट्रीज बना सकते हैं। आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ जितने भी हम लोग प्लेन एरिया के लोग हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि नदी के किनारे छोटे मोटे मिल हमको दिखने को मिल जाते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ नहीं होती है। फैक्ट्रियों को अधिकतर बैरन लैंड में बनाया जाता है, प्लेटोज रीजन में बनाया जाता है, और जैसे कि माइनिंग के आसपास के इलाकों में बनाया जाता है। और दीज सम बिकॉज लैंड्स ऑल लैंड्स आर हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सो हम लोग उस कैरेक्टर पर ही डिपेंड करते हुए लैंड को यूज़ करते हैं। जिसका जो जोग्राफिकल कंडीशन होता है, सपोज वेस्ट बंगाल की अगर बात करें कि वहाँ पर बारिश खूब होती है, यानी बारिश साल के हर महीने होती है, तो वहाँ पर पैडी का जो कल्टीवेशन है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन वही जहाँ पर बारिश कम हो, जैसे पंजाब हरियाणा की बात करें, वहाँ पर कम पानी वाले फसल ही उग पाते हैं, जैसे कि गेहूँ। और ये किस लिए? क्योंकि सबका कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हमें अलग अलग मिल रहा है, इसीलिए। आप लोग इस पेज नंबर 6 को पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। सी दिस टॉपिक, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन तो आप जानते ही हैं, संरक्षण जिसको कहते हैं। सो लैंड को हम लोग पुराने अतीत से लेकर के फ्यूचर तक यूज़ करने के लिए रखते हैं। लैंड्स को हम लोग पास्ट से ही यूज़ करते हुए आ रहे हैं, और हमने तरह तरह के कामों में लैंड को यूज़ किया है। अपना शेल्टर बनाने के लिए लैंड को यूज़ किया है, कारखाने बनाने के लिए लैंड को यूज़ किया है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड को यूज़ किया है। फॉर मेनी थिंग्स हमने लैंड को यूज़ किया है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वायरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन मीन्स जब लैंड की उन्नति नहीं हो पाती है, या लैंड अपनी क्वालिटी को छोड़ चुका होता है, या क्वालिटी उसकी ख़राब हो रही होती है, उस स्टेज को हम लोग कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। मनुष्य के ही, मानव के किसी एक्टिविटी या कार्य की वजह से ये हो रहा है। सबसे पहला कारण क्या आता है? इट इज़ डिफॉरेस्टेशन, यानी जो हम लोग फॉरेस्ट को बर्बाद कर रहे हैं, काट रहे हैं अपने अपने नीड के लिए, और उससे क्या हो रहा है? लैंड ख़राब हो रही है। लैंड के ऊपर की परत की जो सॉइल होती है, यानी ऊपर सॉइल जो होती है, वो डिस्ट्रॉय होते जा रही है डे बाय डे। ओवरग्रेजिंग की वजह से भी पौधे नहीं रह पाते हैं, तो लैंड सेफ नहीं है। माइनिंग की वजह से, क्वायरिंग की वजह से, माइनिंग और क्वायरिंग में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? बहुत बड़े बड़े बॉम्ब्स वगैरह, जो विस्फोटक चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो इसमें भी लैंड की जो है एज और उर्वरा शक्ति ये सब कम होती जाती है। जैसे माइनिंग के लिए इन सब एरिया में, जैसे झारखंड में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग एंड कॉज, मतलब ये एरिया तो आप लोग जानते हैं, ये प्लेट, छोटा नागपुर, ये सब झारखंड में आता है, छत्तीसगढ़, ये सब बोकारो वगैरह एरिया। तो यहाँ पर माइनिंग होती है, जिस वजह से माइनिंग यानी मिट्टी की खुदाई करके मिट्टी के नीचे से मेटल मिनरल्स निकाले जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर लैंड डिग्रेड होता जा रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग दूसरे राज्यों की बात करें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग होती है, यहाँ पर एनिमल्स को छोड़ दिया जाता है लैंड में, और क्या करते हैं, ये एक रीज़न बनते हैं यहाँ पर डिग्रेडेशन के। इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरीगेशन की वजह से लैंड अपनी क्वालिटी को धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है, लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कलाइनिटी इन द सॉइल। सैलिनिटी समझते हो? पानी में जो समुद्रिक पानी में
सामुद्रिक पानी में जो नमक होता है ना, वो डे बाय डे मिट्टी में आती जा रही है बिकॉज ऑफ ओवर इरिगेशन। जैसे पंजाब जाओगे कभी, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि पंजाब में मोस्टली गांव की तरफ पानी नमकीन होते हैं, यानी नमक वाले होते हैं, जो आपको टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देगा। क्यों है? क्योंकि वहाँ का जो लैंड का जो सॉइल क्वालिटी है वो ख़राब होता जा रहा है, ब्रॉडली ख़राब हो गया है। इसीलिए उसके जो क्या कह सकते हैं, उसमें जो फर्टिलाइजेशन था, उसका जो क्वालिटी था, वो सब कुछ ख़राब होता जा रहा है। इंडस्ट्री की वजह से भी एटमॉस्फेयर के साथ साथ लैंड में भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं कि इनको कंजर्व कैसे किया जाए। कंजर्व करने का एक ही तरीका है कि आप लोग लैंड को बेफालतू यूज़ मत कीजिए। जहाँ ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है, आप उतना ही लैंड को यूज़ कीजिए। ओवर इरिगेशन नहीं कीजिए, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, अफॉरेस्टेशन करना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को हमेशा हमें देखना चाहिए कि मिट्टी कितना उसके अंदर कितनी फर्टिलाइजेशन रह गई है, कितना हम उसको यूटिलाइज़ करें, किस प्रकार से यूटिलाइज़ करें कि ये हमें फ्यूचर में भी आगे काम आए। नाउ कम टू सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल लैंड का ही अंश है। सॉइल और लैंड में क्या अंतर है? लैंड एक ब्रॉडली कॉन्सेप्ट है, यानी लैंड के बहुत सारे फॉर्म्स है, प्लेटोज है, डेजर्ट है, माउंटेन है, प्लेन है। बट सॉइल क्या होता है? लैंड पे ही ऊपर के परत में जो क्लासिफिकेशन होता है उसे कहते हैं सॉइल। सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स। ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं। एक बार यूज़ करने के बाद, जैसे कि आपने मिट्टी का कोई घड़ा बनाया, आप उसको यूज़ करने के बाद उसको फोड़ के फिर से उसको मिट्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे कुछ और चीज़ बना सकते हैं आप लोग। द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम बिकॉज इट इज़ ऑन द अर्थ, एंड सारे लिविंग सिस्टम सॉइल के ऊपर ही है। It takes millions of years to form soil up to a few centimeter of depth. ये जो डेप्थ आप देख रहे हैं, गहराई, ये जो परत आपको मिलती है, ये कई सालों, लाखों सालों के बाद हमें ये परत मिलती है। इसके बाद जो है रॉक्स होते हैं सॉइल में। ये तो ऊपर का परत हो गया। जैसे कि सपोज ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और यहाँ पर हम लोग ऊपर की तरफ रहते हैं, ये सॉइल पर। सॉइल के इसके नीचे ये जो है, इतना तो बहुत सालों में, ये मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद एक लेयर बना है सॉइल का। उसके बाद होता है सब सॉइल, जो कि रॉक्स से बना है, जिसको कहते हैं सब सॉइल। उसके बाद होता है यहाँ इसके ठीक नीचे के परत को हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेटम, जो कि वेदरिंग ऑफ रॉक से हुआ है। ये भी वेदरिंग ऑफ रॉक से हुआ है, लेकिन यहाँ पर रॉक्स जो है ये ठोस है, बहुत ही ठोस है यहाँ पर, बिकॉज दे आर पेरेंट रॉक्स। उसके नीचे अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, उसके नीचे होता है अनवेदर्ड मतलब इसमें कोई भी तोड़ फोड़ नहीं हुआ है, एज इट इज़ ये है, ये पेरेंट बेड रॉक है। ये आपके बुक में भी अच्छे से बताया गया है। इसके बाद से, मतलब इतने सारे लेयर के बाद से, ये आपके यहाँ पर कोर शुरू होता है। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट इज अलुवियल सॉइल। क्लासिफिकेशन यानी काइंड्स ऑफ सॉइल यहाँ बताया गया है। अलुवियल सॉइल क्या है? मोस्टली इट इज़ वाइड स्प्रेड इम्पोर्टेंट सॉइल। इनफैक्ट द एंटायर नॉर्थ प्लेन, ये जो पूरा नॉर्थ प्लेन एरिया है, ये अलुवियल सॉइल, ये जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, ये पूरा अलुवियल सॉइल से बना हुआ है, और ये बहुत ही फर्टिलाइज है। इसमें में बहुत अच्छी, ये क्या कह सकते हैं, इसमें खेती हो सकती है या होती है। अलुवियल सॉइल इज़ वेरी मच गुड फॉर एग्रीकल्चर। ओके, अब इसको आप लोग घर में अपने से रीड करेंगे। द अलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, स्टेट
एंड क्ले क्ले मतलब जानते हैं कीचड़ जैसा, सैंड भी होता है इसमें, स्लिथ यानी थोड़ा सा नरम, थोड़ा सा टाइट मिट्टी। एज वी मूव इनलैंड टूवर्ड्स द रिवर वैली, soil particles appear from what bigger in size. In the upper reaches of the river valley, that is near the place of break of slope, the soil are coarse. Such soil are more common in Piedmont plains such as duars, chows and cows भी बोलते हैं इसको, and तेरई। कहने का मतलब है कि सपोज जैसे कि यहाँ से कोई नदी आ रही है, तो नदी क्या करती है, अपने साथ साथ सेडिमेंट्स लाती है, आप जानते ही हैं। इस वजह से ना ये सब प्लेन्स बने हैं, यहाँ पर भी ये बहुत सारे रिवर्स है, इंडस वगैरह, ब्यास। सो ये जो रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट लाती है, वो क्या सेडिमेंट्स लाती है, रॉक्स जो वेदरिंग होकर पानी के साथ बहकर आते हैं वो। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो स्लोप जहाँ पर ब्रेक होती है, स्लोप यानी ढाल जहाँ पर टूटती है, वैसे इलाकों को क्या कहते हैं, तेरई कहते हैं, दुआर्स कहते हैं, जहाँ पर ढाल टूटती है, यानी जो ये जो बहने का जो ढाल होता है, ये टूटकर फिर लैंड में जब आ जाती है, दीज ब्रेक डाउन्स आर कॉल्ड डुअर्स। अंडरस्टूड। इसी मिट्टी में हम एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं alluvial का, that is called खादर and भांगर। भांगर soil has high concentration of कंकड़। इसमें भांगर में क्या होता है, ज़्यादा कंकड़ होते हैं और खादर में कम कंकड़ होते हैं। इट इज़ मोर फाइन पार्टिकल एंड इज़ मोर फर्टाइल देन भांगर। खादर भांगर से ज़्यादा फर्टाइल होता है। सेकेंड इज़ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कैसे बनता है, आप जानते हैं, मोस्टली जो मिनरल्स मिट्टी के नीचे से निकल के आते हैं ड्यू टू अर्थक्वेक और ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन, देन व्हेन इट इज सेटल डाउन और कूल डाउन, इट गिव्स अस soil which is black in color. Mostly it is found in Maharashtra, Saurashtra, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे इलाकों में ये ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं। नाउ कम टू रेड सॉइल। रेड सॉइल डेवलप्स, रेड एंड येलो सॉइल बोथ। इसमें क्रिस्टलाइन होता है, इग्निशियस रॉक्स इन एरिया लो रेनफॉल, जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, जैसे कि सदर्न पार्ट में डेक्कन प्लेटो जो है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब एरिया जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, वहाँ पर ये रेड येलो सॉइल पाया जाता है। कभी आप उड़ीसा जाइए, उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी एरिया की तरफ जाइएगा, वहाँ पर मोस्टली आपको रेड कलर के सॉइल मिलेंगे, और वो बहुत ड्राई होते हैं। लेकिन नीचे की तरफ उस सॉइल के आप जितने भी मतलब डीप में जाएंगे, तब वो सॉइल क्या हो जाता है, आपको स्टोन की जैसा लगने लगता है, जैसे कि नीचे कोई रॉक हो। ओके, नाउ कम टू लेटराइट सॉइल। लेटराइट had been derived from Latin word later, which means brick. The laterite soil develops under tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season. This soil is result intense leaching due to heavy rainfall. Laterite soil are mostly deep to very deep, acidic, generally deficient in plant nutrients, and occur most in southern state, वेस्टर्न घाट रीजन, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन सब एरिया में ये लैटराइट सॉइल पाए जाते हैं, जो कि पानी के बाद जब वो ड्राई हो जाता है, जैसे थोड़ा सा इसमें इस सॉइल में सैंडी पार्ट होता है और रिच होता है बहुत ये ह्यूमस में। ये देखिए यहाँ पर आपके बुक में बताया गया है किस प्रकार का है ये मिट्टी। इसमें भी कुछ लेयर्स पड़ जाते हैं पत्थर जैसे। नाउ कम टू एरिड सॉइल। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन। ये रेड से ब्राउन की कलर की तरफ का होता है, ये सैंडी होता है। मोस्टली इसमें कंकड़ वगैरह भी पाए जाते हैं और ये राजस्थान के इलाकों में पाए जाते हैं, यानी थार के आसपास। फॉरेस्ट सॉइल जो माउंटेन में जो सॉइल पाए जाते हैं,
यानी माउंटेन तो वैसे होता है रॉकी, यानी उसमें पत्थर का एक चट्टान होता है, लेकिन उसके ऊपर जो सॉइल की परत वगैरह होती है जिसमें पेड़ पौधे खड़े होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेस्ट सॉइल। नाउ सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन वगैरह ये तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर को अच्छे से आप लोग रीड कर लीजिए। मैंने ये लास्ट पार्ट बनाया है, और बाकी जो भी क्वेश्चन आंसर है आप लोग उसको करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज आई विल राइट एंड पोस्ट यू। गुड बाय।